बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा करते क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे मनोवैज्ञानिक रहस्यमयी आत्मा के अध्ययन से निकल करके वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बना। हेलो बच्चों, मैं आशुतोष, स्वागत है आपका सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि मनोविज्ञान कैसे दर्शन शास्त्र की गोद से निकल करके एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला विज्ञान का विषय बनता है। और अपने आज के इस चैप्टर में हम मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाओं या संप्रदायों के बारे में जानेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो विभिन्न संप्रदायों के रूप में हुआ है। ठीक है, तो जो प्रमुख संप्रदाय है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर। पहला है संरचनावाद, दूसरा है प्रकार्यवाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है गेस्टाल्टवाद और पांचवा है मनोविश्लेषणवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संप्रदाय के साथ साथ उनके संस्थापक भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम याद कर लेंगे कि संरचनावाद के जनक कौन है, एडवर्ड टिचनर हैं। प्रकार्यवाद के संस्थापक कौन है, विलियम जेम्स हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, मैक्स वदाइमर हैं। वहीं मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं वो है सिगमंड फ्राइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं, उस केस में आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो, आप कुछ तो करके आए। भले ही आप वहाँ पर एक कहते हैं ना कि तुक्का लगा करके आए, लेकिन जो आपका गेस होना चाहिए वो भी इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए। जैसे अगर आपके प्रश्न में चेतना के तत्व की बात की जा रही है या अंतर्दर्शन की बात करी जा रही है, तो आप देखेंगे कि क्या विकल्प में संरचनावाद दिया है। अगर दिया है तो आप उसे लगा देंगे और वो 100% सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हो कि प्रकार्यवाद के जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, अनुकूलन, मन का उद्देश्य। वहीं पर व्यवहारवाद को आप देख सकते हो कि यहाँ के कीवर्ड क्या है, अनुबंधन या प्रेक्षणीय व्यवहार। ठीक, उसी तरीके से गेस्टाल्टवाद बात करता है संपूर्ण भागों के योग से बड़ा होता है। ठीक है, और अगर हम मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो इसका कीवर्ड है अचेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने जो बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो अचेतन मन पर फोकस किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरचनावाद को। संरचनावाद यानी अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद, या इंग्लिश में कहें तो इंट्रोस्पेक्टिनिज्म। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो चेतना है, जो मन की चेतना है, उसकी बनावट क्या है, उसकी संरचना क्या है, या इंग्लिश में कहें कि मन की चेतना का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बना है। ठीक है, तो ये है संरचनावाद का मुख्य आधार। ठीक, कि छोटे छोटे विचार मिल करके किस प्रकार से एक जटिल विचार की रचना करते हैं, या यूं अगर कहें एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपने H2O जानते हो क्या है, H2O जल का फॉर्मूला है। अब H2O एक जटिल संरचना है, लेकिन इससे पहले आप क्या देखोगे, आप H को देखोगे, आप O को देखोगे, वो भी अलग अलग देखोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी संरचना है, यानी H एक संरचना है, O संरचना है, जो मिल करके एक जटिल संरचना H2O का निर्माण करती है। उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से आपका मन होता है, ये भी क्या करता है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर को जोड़ करके एक बड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब आप सभी जानते हो भाई संरचनावाद के जो जनक हैं वो जनक कौन है, एडवर्ड टिचनर है। ठीक है, लेकिन एडवर्ड टिचनर जो हैं उनसे पहले इस काम की शुरुआत उनके गुरु ने करी थी, जिनका नाम था विल्हेम वुंड। और आप सभी जानते हो कि विलियम वुंड ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी थी। कहां पर स्थापित करी थी, नहीं पता है? अरे यार, पहले चैप्टर में तो बताया था आपको, जर्मनी के लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी, जर्मनी के लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। कब हुई थी, 1879 में, 1879 में सबसे पहली प्रयोगशाला जो थी मनोविज्ञान की, उसकी स्थापना होती है। और करता कौन है, विल्हेम वुंड करते हैं। ठीक, और इसके बाद
एडवर्ड बी टिचनर जो होते हैं वो अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित करते हैं और इसे संरचनावाद का नाम देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मस्तिष्क के तत्व हैं। टिचनर ने मस्तिष्क के या चेतना के 3 तत्व बताए हैं भाई। पहला है संवेदना, दूसरा है छवियां या प्रतिमा और तीसरा है भावनाएं। ठीक है, आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो एडवर्ड बी टिचनर हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई जो अंतर्दर्शन विधि है उसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के मन के अंदर झांक करके उसके मानसिक अनुभव का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने तो एडवर्ड बी टिचनर ने अंतर्दर्शन का सिद्धांत दिया। ठीक है, अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन किसी के मन के अंदर झांक करके उसके विचारों को देखना। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप अभी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आम दिया गया है। अब सभी के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे इस आम को लेकर के। ठीक है, लेकिन आम को सोच करके आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? बहुत लोग को अलग अलग अनुभव होंगे उसके कि हाँ भाई वो बहुत सॉफ्ट फील होता है, अगर उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं तो बहुत ही मुलायम सा महसूस होता है, उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है, उसका कलर पीला सा होता है। ठीक है, और ये सारी बातें आपके मन में उमड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि काश कि आम मिल जाए तो मैं उसे खा लूँ। ठीक है, मतलब मन में खुशी भी आने लगी उनके। ठीक, और आम खाने की इच्छा भी उनके अंदर हो गई। जैसे अभी कच्ची कैरियाँ होती हैं ना, कच्ची कैरियाँ क्या है? कच्चा आम को कच्चा कैरी बोलते हैं ना। ठीक है, बहुत सारे कैरी का नाम अगर ले लो तो मुंह में पानी आ जाएगा, इमली का नाम ले लो तो मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पुराने अनुभव है वो आपको बताता है कि आप जो देख रहे हो या सुन रहे हो वो कैसा है। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि प्रतिमाएं या छवियां, यानी आम को आपने जो पिछले साल खाया था वो भी अनुभव आपको तुरंत याद आने लगे होंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 तत्व बताए थे किसने? एडवर्ड बी टिचनर ने बताए थे। लेकिन ये स्कूल ज़्यादा दिनों तक चला नहीं बच्चों। क्यों नहीं चला? क्योंकि देखिए, मैं हूँ, मान लीजिए मुझे आम पसंद नहीं है, आप हो, आपको आम बहुत पसंद है, तो एक ही चीज़ है, एक ही आम है, लेकिन 2 अलग-अलग व्यक्तियों के मन में अलग-अलग विचार हैं उसी एक चीज़ के लिए। ठीक है? तो भई यह बहुत व्यक्तिपरक था, सब्जेक्टिव था। 2 लोग एक ही चीज़ को लेकर अलग-अलग अनुभव बता सकते थे। दूसरा क्या? ये बच्चों, जानवरों और मानसिक रूप से बीमार लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है? और इसी के विरोध में प्रकारवाद का जन्म होता है, व्यवहारवाद का जन्म होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रकारवाद या कार्यवाद। देखिए, जो प्रकारवाद था वो पूरी तरीके से आधारित था डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर, डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर। भाई ये डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्या? डार्विन ने देखिए ये कहा था कि जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं वो प्रकृति में हमें जीवित रखने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसी बात को प्रकारवादियों ने क्या कर लिया? अपना आधार बना लिया। उन्होंने ये बोला कि जो हमारा मन होता है, जो हमारे मन की चेतना होती है, वो हमें जीवित रहने में, हमें वातावरण में ढलने में मदद करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या कहा था प्रकारवादियों ने? प्रकारवादियों का मानना ये था कि जो मन की चेतना है वो हमें वातावरण में ढलने में मदद करती है। ठीक है, यानी अगर हम वातावरण में ढल रहे हैं तो उसके लिए कौन मददगार होता है? हमारा खुद का मन मददगार होता है। देखो, प्रकारवादियों ने संरचनावाद से हट करके अलग फोकस किया था। जैसे संरचनावाद में चेतना के तत्वों पर ध्यान दिया जाता था कि चेतना किन किन तत्वों से मिलकर के बनी है, तो वही प्रकारवाद में क्या बोला गया कि भाई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि चेतना किन किन तत्वों से मिलकर के बनी है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि चेतना काम कैसे करती है, चेतना क्यों काम करती है। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रश्नों का सवाल का उत्तर देने के लिए प्रकारवाद का जन्म होता है। भाई इनके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो विलियम जेम्स हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कभी लिखी थी? 1990 में लिखी थी। और यही पुस्तक से
अनौपचारिक रूप से विलियम जेम्स ने क्या करा था, प्रकार्यवाद की स्थापना करी थी। ठीक है, और अमेरिका मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अगर प्रश्न में आपके आएगा तो आप किसे लगाओगे, विलियम जेम्स को लगाओगे। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे कि प्रकार्यवादी क्या कहते थे कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, ना कि इस बात से कि चेतना में कौन कौन से तत्व हैं। ये हम अभी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। देखो अन्य प्रमुख विचारक कौन थे, जॉन डीवी थे, जेम्स और एंजल थे और हार्वे कार थे। ठीक है, अब प्रकार्यवाद का मनोविज्ञान में योगदान क्या रहा, तो बच्चों शैक्षिक मनोविज्ञान का जन्म होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये चीज का प्रारंभ हो जाता है। और आपने देखा था संरचनावाद पशु और बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता था। वहीं प्रकार्यवाद जो था वो पशु मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की शुरुआत करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारवाद, और आप जानते हो व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन थे। ठीक है, तो व्यवहारवाद का मुख्य विचार यह है कि मनोविज्ञान को केवल उसी चीज का अध्ययन करना चाहिए जिसे देखा और मापा जा सके। देखो संरचनावाद में चेतना की हम बात कर रहे हैं, प्रकार्यवाद में चेतना की हम बात कर रहे हैं, और चेतना को देखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए व्यवहारवाद ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, आपने देखा था कि प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद दोनों का ही जन्म इस कारण हुआ कि वो संरचनावाद का खंडन कर सके। ठीक है, तो व्यवहारवाद का भाई मुख्य विचार क्या है कि मनोविज्ञान केवल सिर्फ उसका अध्ययन करता है जिसे वो देख सकता है, जिसे वो माप सकता है। क्योंकि हम किसी के मन के अंदर नहीं झांक सकते, किसी की चेतना को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए व्यवहारवादियों ने अंतर्दर्शन की जो विधि थी वो भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, अंतर्दर्शन की विधि किससे संबंधित थी, अंतर्दर्शन की विधि संरचनावाद से संबंधित थी। तो व्यवहारवाद ने क्या करा, अंतर्दर्शन की विधि को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, हम जानते हैं भाई हम जानते हैं कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने करी थी, जेबी वॉटसन ने करी थी। कब करी थी, 1913 में करी थी। ठीक है, देखिए भाई जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई। ठीक, मतलब इन 4 विधियों के माध्यम से आप किसी के व्यवहार को समझ सकते हो, जान सकते हो। पहली विधि है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी को दूर से देखना। मान लीजिए एक शिक्षक है, वो छुप करके अपने 2 बच्चों को देख रहा होता है। एक बच्चे के हाथ में खिलौना है और वो ये देख रहा है कि क्या पहला बच्चा उस खिलौने को दूसरे बच्चे को साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और इस ऑब्जर्वेशन को, इस प्रेक्षण को क्या करेगा, नोट कर लेगा। ठीक, वहीं दूसरा हम देखते हैं अनुबंधन है। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। जेबी वॉटसन का एक प्रयोग बहुत पॉपुलर रहा जिसको लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है जेबी वॉटसन से। देखिए जो अल्बर्ट नाम का बच्चा था वो 9 महीने का बच्चा था, और ये 9 महीने के बच्चे के साथ में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक सफेद चूहे को इसके सामने रखा। तो बच्चा बहुत खुश हो रहा था। भाई पहले वो किसी भी जानवर से नहीं डरता था, लेकिन जब उसने चूहे को देखा तो वो चूहे को टच करना चाह रहा था, स्पर्श करना चाह रहा था। उसी वक्त वाटसन ने क्या किया, एक लोहे की रॉड ली और दूसरे लोहे की रॉड में बहुत तेजी से मारा उसको। ठीक है, जिससे बहुत तेजी आवाज आई, बहुत तीखी आवाज आई। ठीक है, और वो तीखी आवाज बच्चे को चुभने लगी। ठीक, और बच्चा दूर हट गया। नेक्स्ट टाइम फिर जब वो चूहा आया और चूहे को बच्चा छूने की कोशिश किया तो जेबी वॉटसन ने उसी चीज को वापस से रिपीट किया, वही तीखी आवाज, और बच्चे को डर महसूस हुआ। अब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, और वो प्रक्रिया तब तक के दोहराई गई जब तक कि बच्चा पूरी तरीके से चूहे से डरने ना लगा। ठीक है, अब अगर वो लोहे की सरिया से आवाज नहीं भी करते तब भी बच्चा जब भी उस चूहे को देखता या फर वाली किसी भी चीज को देखता वो डरने लगता, वो रोने लगता, चिल्लाने लगता। ठीक है, यही है अनुबंधन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक रिलेशन बना दिया गया, एक अनुबंधन बना दिया गया। क्या अनुबंधन किया गया कि जो आवाज थी उस आवाज का
उस चूहे के साथ में एक कनेक्शन कर दिया गया कि जब भी वो चूहा आएगा तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो परीक्षण। परीक्षण यानी टेस्टिंग। आपने बचपन में बहुत सारी पजल्स सॉल्व करी होगी, बहुत सारी प्रश्नावली सॉल्व करी होगी। ठीक है, प्रश्नावली वो IQ वाली जो प्रश्नावली होती कि आप 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आप 15 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने व्यक्तित्व के बारे में जानिए। तो आप वो सभी को सॉल्व करते थे उन 15 क्वेश्चन को, और उसके बाद लास्ट में जो मार्क्स होते थे उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व की जांच करते थे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली यानी कुछ सवाल जवाब होते हैं और उस सवाल जवाब के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहीं चौथा है शाब्दिक रिपोर्ट यानी वर्बल रिपोर्ट। अब देखो, व्यवहारवादी बड़े ही चालाक थे। इन्होंने अंतर्दर्शन की विधि को तो नकार दिया था। अब अंतर्दर्शन की विधि को नकार दिया था, लेकिन इन्होंने ये बोला कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के बारे में अनुभव पूछा जाए अगर, तो जो भी वो बोलता है उसको अब जब आप नोट करते हो तो उसको वर्बल रिपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में क्या महसूस करता है वो बोलकर बताएगा, और उसकी बोली हुई बात को जब लिखा जाएगा तो उसको ही क्या बोला जाएगा, शाब्दिक रिपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब व्यवहारवाद में एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है JB वॉटसन का। वो क्या है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार डॉक्टर, वकील, कलाकार, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉटसन कह रहे हैं कि भाई वो बच्चे को डॉक्टर भी बना सकते हैं, कलाकार भी बना सकते हैं, वकील भी बना सकते हैं, और ऐसा वो किसके माध्यम से कर पा रहे हैं, वो पर्यावरण के माध्यम से कर पा रहे हैं, वातावरण के माध्यम से कर पा रहे हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भले ही वो गुण ना हो, लेकिन वातावरण उसको वो गुण दे सकता है। अगर हम वैसा वातावरण बना दें तो बच्चा उस आधार पर, उस वातावरण के अनुसार ढल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के कुछ सिद्धांत। ठीक है, पहला है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, आपको लिटिल अल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट याद है? आपने देखा था कि बच्चा कैसे चूहे से डर रहा था। तो वो एक्चुअली में चूहे से नहीं डर रहा था, वो डर रहा था उस तीखी आवाज से जो कि बार बार की जाती थी जब भी वो चूहे के करीब आता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीखी आवाज है उसका संबंध किससे स्थापित कर दिया गया, उस चूहे से स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए बच्चा क्या करता था, डर जाता था। ठीक है, यही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। दूसरा है पर्यावरण का प्रभाव। JB वॉटसन का कहना क्या था कि व्यवहार जन्मजात नहीं होता है बल्कि वातावरण से सीखा जा सकता है। और वहीं तीसरा मुख्य सिद्धांत था पशु और मानव व्यवहार में समानता। इन्होंने माना कि सीखने के नियम केवल इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी लागू किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा संरचनावाद, फिर प्रकार्यवाद या कार्यवाद, और तीसरा हमने पढ़ा व्यवहारवाद। चूंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा इसीलिए बाकी के जो 2 हैं, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद और भारत में मनोविज्ञान का विकास, ये सारे के सारे टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपके जो भी डाउट्स हों वो पूछिए, कहीं भी कोई समस्या आए बेहिचक बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।